Hello everyone, this is Mohan and again I am here to discuss new topic from the ray optics, and that topic is the optical instrument. In the optical instrument today we will discuss about the simple microscope, compound microscope and refracting telescope. One of the most important topic for the board and the NEET JEE क्योंकि ये बहुत सारा कई बार बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी होता है, तो आज हम लोग इन सारी बातों को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको इन बातों को बहुत अच्छे से सुनना है। और ये हमने पीपीटी के साथ लिया है, तो सारे इन्फॉर्मेशन को मैं क्लियरली बताऊंगा आपको। क्लियर है? अच्छा, अब समझते हैं कि सबसे पहले हमारा सवाल क्या है कि कई बार आप देखते होंगे कि जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं, जहाँ तक हमारी विजन जाए और जहाँ तक मैं उसको ऑब्जर्व कर पाऊँ, तो मेरे को ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा दिखता है, एकदम पॉइंट जैसा दिखता है। और जैसे जैसे अगर मैं उस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता हूँ तो ऑब्जेक्ट बढ़ता जाता है, ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज करती जाती है। क्या रियल में ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज करती है क्या? रियलिटी तो ये नहीं है। रियलिटी तो जो ऑब्जेक्ट पहले से था, वो जो हाइट ऑब्जेक्ट की थी वो अभी भी मेंटेन है। जिसका मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि जब हम जैसे उसके करीब जाते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जाती है, हमें ऐसा महसूस होता है। तो ये सारा गेम इस बात का है कि एंगल का फॉर्मेशन हमारी आंखों पे जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि फिर एंगल का फॉर्मेशन क्या होता है सर, कैसा चीजें होता है? तो उसके पहले हम आंखों की थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन होगा अबाउट द आईज। तो वो ये है कि आंखों में हमारे सिलेरी मसल्स होती हैं, और वो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, अपने लेंस को, आई लेंस को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं एज पर द नीड। अब कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है अंधेरे की चीजों को देखने के लिए, तो हमारा जो लेंस होता है वो एक्सपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आ सके, क्योंकि लाइट देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी आंखों पे लाइट आनी चाहिए। अच्छा, ये बातें भी सही है। तो कई बार आप उजाले में आते हो तो भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में आइज को, क्योंकि उसमें आइज क्या करते हैं, मिनिमम हो जाती है। आई क्या होती है, थोड़ी कम रेज चाहिए होता है उसको, क्योंकि उसको सफिशिएंट लाइट मिलता है तो थोड़ा सा एक्सपेंड ना होकर कॉन्टेक्ट होती है। क्लियर है बातें? ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था जो आपने 10th क्लास के स्टडी के बेस पे आपने किया होगा, आई होप, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि रेटिना पे ये जो सिलेरी मसल्स इमेज फॉर्म करती हैं लेंस के द्वारा, आई के लेंस के द्वारा, ये हमारे रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्मेशन होता है कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हमारे आईज पे कितना एंगल सबटेंड करती है। इस बात को डिटेल से समझते हैं। जैसा कि पहले भी है, मेन ऑब्जेक्ट विल बी लार्जर फॉर अस और विद नेक्ड आइज कब हमारे लिए सबसे बड़ा होगा। तो अगर मैं आपसे बातें करूं कि ऐसे समझिए आप कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये अपनी आइज बोल देते हैं, और मैं इनका एक लेंस बना देता हूं आई का, अपना ऐसे अभी के लिए बना देते हैं समझने के लिए। ये इनकी सिलेरी मसल से जुड़ी रहती है, ठीक है। और ये मैं इनका प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अभी के लिए मैं ऐसे बोलूं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ से जो रेज जाएगी ऐसे, फिर यहाँ पे बेंड कर जाएगी। क्लियर है बातें? तो और दूसरा, हमें ऑप्टिकल से ऐसे मैंने भेज दिया ऐसे, तो इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा, थोड़ा सा और पहले इमेज फॉर्म होगा। मैं पहले ये वाली रेज भेज देता हूँ ताकि हमको क्लियर हो जाए। ये ऐसे इमेज फॉर्म होगा, तो ये जितना एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसको मैं बोल देता हूँ ये अल्फा 1 है। क्या बोल देता हूँ मैं? अल्फा 1। तो ये भी एंगल कितना होगा? अल्फा 1 होगा। क्या है ये एंगल? ये अल्फा 1 क्या है? अल्फा 1 क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन एट आइज। ऑब्जेक्ट के द्वारा आंखों पे कितना एंगल बनाया गया है वही क्या है? अल्फा, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। ये कौन सा? विजुअल एंगल सबटेंड किया जा रहा है, मतलब जो देखा हुआ चीजें हैं उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है क्या? अच्छा, अगर आप सोचो, अब हम उस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे थे, जो हम बातें कर रहे थे कि अभी उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये ऑब्जेक्ट कुछ और यहाँ पे आ जाएगा? ऐसे बोल देता हूं, जो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब इसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और यहां से रेज भेज देते हैं थोड़ा सा, तो ये ऐसे होंगी।
तो ये मैं दूसरे कलर से फिर से दिखाता हूं। अब ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये बीटा बोल देता हूं मैं। तो यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, बीटा। और आपको देख के ये लग रहा होगा, मैं आपसे पूछूं कि अल्फा वन बड़ा है या अल्फा बोल दूं, बातें वही हैं। मैं अल्फा बोल देता हूं इसको, क्योंकि हमने अल्फा वन अल्फा टू नहीं लिया है, ठीक है। ये अल्फा बोल दिया हमने, ये बीटा बोल दिया। अब आपको मेरे को देख के फिगर से बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा है, बीटा की अल्फा। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। इसका मतलब ये है कि हमारी आइज पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो हमें बताता है कि हमें कोई इमेज कितना बड़ा दिखेगा और कितना छोटा दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीछे रेटिना पे फॉर्म हो रहा है ये इमेज जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, उस पे एंगल कितना फॉर्म हुआ है, एंगल वो हमें बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी रेटिना पे कितना बड़ा बनेगा। अब आपको ये पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा करीब नहीं जा सकते। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्लियर आपको देखना है तो आप किसी आंखों में ऐसे थोड़ा देख लोगे, जैसे मुझे अपने हाथ को देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा थोड़ी, थोड़ा सा कुछ दूरी रखना पड़ेगा तभी ये दिख पाएगा। इसका मतलब मैं अपनी आंखों से एक मिनिमम डिस्टेंस तक ही देख पाऊंगा जिससे ये ऑब्जेक्ट बड़ा भी दिखेगा और क्लियर दिखेगा। मतलब ये हुआ कि टू सी अ क्लियर ऑब्जेक्ट एंड लार्ज वी हैव अ मिनिमम डिस्टेंस। फॉर द हेल्दी पर्सन दैट मिनिमम डिस्टेंस इज द 25 सेंटीमीटर। आपने बहुत पहले भी सुना होगा, बच्चों में शायद 10 सेंटीमीटर तक भी होता है, बूढ़ों में एज जैसे जैसे ग्रो करती है तो स्लीव मसल्स के काम बंद हो जाते हैं तो उनकी 2 मीटर या 1.5 मीटर ऐसे पहुंच जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जितना एंगल इस आइज पे फॉर्म होगा वो हमें बताता है कि इमेज की साइज कितनी बड़ी होगी रेटिना पे। अच्छा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखना है और वो ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा मुझे दिखे, तो मैं उसको क्या इनफाइनाइट पे रखूं या मिनिमम डिस्टेंस पे रखूं? तो ऑब्वियसली अभी से हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया उससे मुझे ये बातें समझ में आती है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारी आइज के मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो सबसे बड़ा दिखेगा। बात समझ में आ रही है क्या? वही उस समय इमेज जो फॉर्म होगा सबसे बड़ा फॉर्म होगा और वही मैग्नीफाइंग होगा। मैग्नीफाइंग का क्या मतलब होता है? बड़ा दिखना। जैसे जो ऑब्जेक्ट है उस समय मुझे सबसे बड़ा दिखेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अगर मुझे नेक्ड आई से, ये सारी बातें हम लोग कब कर रहे हैं? नेक्ड आईज। नेक्ड आईज। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ किसी ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है तो सबसे बड़ा मुझे कब दिखेगा, तो मैं सीधे सीधे क्या जवाब दूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट मुझे सबसे बड़ा देखना है तो अगर मुझे 25 सेंटीमीटर पे होगा तो सबसे बड़ा मैं देख सकता हूं, मतलब सबसे ज्यादा मेरे लिए नेक्ड आई से मैग्नीफाइंग होगा। क्लियर है बातें? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारी आइज की लिमिटेशन से हम 25 सेंटीमीटर के करीब, उससे ज्यादा करीब ला नहीं सकता और उससे ज्यादा बड़ा मैं देख भी नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो मेरे पास बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है और मुझे बड़ा करके देखना है, तो उस छोटे ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के ज्यादा ला नहीं सकता, और ज्यादा लाऊंगा तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा। तो मुझे अब उस ऑब्जेक्ट को देखना है तो मुझे कोई ना कोई ऐसा डिवाइस चाहिए, कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे मैं उसको और भी बड़ा कर सकूं। तो अगर आपने पढ़ा होगा इसके पहले, अगर आपने पढ़ा होगा लेंसेज के बारे में, तो आपको ये बात क्लियर समझ में आई होंगी कि कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग इमेज देता है। मैग्नीफाइंग इमेज का मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज है उस ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा इमेज फॉर्म होगा, हम बोलते हैं कि मैग्नीफाई हुआ है। अगर 1 से बड़ा हुआ तो मैग्नीफाई होता है, उससे छोटा हुआ तो इमेज, जो हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, 1 से छोटा हुआ तो साइज इमेज का ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा रह जाता है। बातें समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 2 लेंसेज हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? एक तो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है और एक कॉनकेव लेंस पढ़ा है। तो दोनों लेंसेज के फॉर्म, इमेज जो फॉर्मेशन होता है उनकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, मैं आपको देखूं, अगर मैं पहले कॉनकेव की बातें करूं तो कॉनकेव की वजह से शायद आपने पढ़ा होगा कि इमेज हमेशा कैसा फॉर्म होता है? वर्चुअल। और कैसा?
इरेक्ट, क्लियर है क्या? और साइज में कैसा होता है? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीन्स साइज क्या होता है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं आपसे पूछूं, तो क्या कॉन्केव लेंस को इस्तेमाल कर सकते हो क्या मैग्निफिकेशंस के लिए? क्या मैं ऑब्जेक्ट से बड़ा मुझे इमेज अगर किसी को देखना है तो क्या मैं कॉन्केव लेंस को यूज कर सकता हूं क्या? तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो हमारे पास कौन सा बचता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ही ऐसा है जो अपने ऑब्जेक्ट से कई गुना इमेज बड़ा फॉर्म कर सकता है। कब? आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इसको कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास ऐसा, अगर मैं इसको कर्वेचर जिसको मैं 2f बोल दूं, ये अपना फोकस है, इधर का ही अपना फोकस, इधर 2f है, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, जिसको मैं a बोल देता हूं, इसको मैं b बोल देता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखता हूं तो सेम साइज के इमेज फॉर्म होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप इधर फॉर्म बढ़ोगे वैसे वैसे इमेज की साइज, इमेज साइज विल इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन मुझे चाहिए तो कॉन्केव लेंस को तो साइड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जरूरत किसकी पड़ेगी? कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस ही ऐसा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। अच्छा, मुझे और मैग्नीफाई करना है तो आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाए, किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए? पोल और फोकस के बीच में। तो आपको पता होगा जो साइज ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा? इन लार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मैग्निफिकेशंस करना है तो हमारे पास एक ही लेंस है कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के लिए, और सबसे बड़ा अगर उसका मैग्निफिकेशन करना है, सबसे ज्यादा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ गई इतनी? तो आपने लेंस के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। मैग्निफिकेशंस क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब यह है कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या रेशियो है। यदि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 1 है तो हम बोलते हैं बराबर है, जितना ऑब्जेक्ट के साइज था उतना इमेज फॉर्म हुआ है। अगर हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा है किससे? ऑब्जेक्ट से, तो हम बोलते हैं मैग्नीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब लेंस का मैग्निफिकेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखा भी होगा, हाँ देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस क्या लिखा गया है? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। क्या लिखते हैं? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद साइन कन्वेंशन। किसके साथ? साइन कन्वेंशन के साथ। क्लियर है? अच्छा, इसी बात को मैं अगर इससे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई u ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज द लेंस मैग्निफिकेशन। बातें क्लियर है? ये भी बातें हम कैसे रखेंगे? साइन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमने दो बातें कर ली। पहला हमने देखा कि आंखों से यदि मुझे किसी भी लेंस, आंखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देखना है तो मुझे बात समझ में आई कि वो मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जाए। अच्छा, दूसरी बातें हमने सीखा कि यदि मुझे कॉन्वेक्स लेंस से सबसे बड़ा देखना है तो पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने सीखा कि लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद साइन कन्वेंशन, या मैं बोलूं कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन। इतनी बातें हमने सीखा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए किसी भी माइक्रोस्कोप का या फिर किसी भी लेंस के थ्रू अगर
मैग्नीफिकेशन देखना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमने 25 सेंटीमीटर पे ला करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देख लिया, अब आंखों से जितना दिखना था वो दिख सका, मैं ये चाहता हूँ कि उससे भी बड़ा दिखे, तो शायद मुझे लेंस की जरूरत पड़ेगी, और मैं उस लेंस को ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट जो मेरी आंखों के पास था वो पोल और फोकस के बीच में पड़े, तो उससे अगर मैं देखूंगा तो सबसे बड़ा दिखेगा। कई बार आप वॉच सेंटर पे जाओ तो आपको देखने को मिलता भी होगा कि जो वो बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस रखे रहते हैं, ऐसे हैंडल पकड़ रहते हैं, हैंडल पकड़ के आप देखते हो तो बड़ा बड़ा दिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखने की कोशिश करते हैं और सीधे बड़े बड़े इमेज दिखेंगे और इरेक्ट दिखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे बातें किया है। क्लियर है बातें? अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि माइक्रोस्कोप या लेंस से मैग्निफिकेशन कैसे होगा। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अपनी आंखों से देखा, हमारी आईज पे कितना एंगल फॉर्म हुआ, हम उसको अल्फा से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम लेंस से देखेंगे, लेंस से आंखों के पास ले जाके देखेंगे कितना एंगल फॉर्म हुआ। दोनों का जो रेशियो है वही क्या बताता है अपने को, मैग्निफिकेशंस ऑफ द लेंस और या आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को। जैसे मैं क्या बोला, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कब फॉर्म होगा? विद लेंस। फिर क्या, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट kept at distance कैपिटल डी। क्या मतलब, लेंस से देखने के बाद हमारी आंखों पे कितना एंगल फॉर्म हुआ, हमने बोला कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। फिर हमने उसका बोला किसका रेशियो चाहिए, हमने बोला कि ऑब्जेक्ट का हमारी आंखों पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है वो कहलाएगा विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट डिस्टेंस कैपिटल डी। क्लियर है बातें? इन दोनों का ही रेशियो बताएगा कि अब मुझे जो दिखेगा वो मेरी आंखों का देखा हुआ कितना गुना है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पहली दफा 2 सेंटीमीटर देखा, तो जब मैं पोलर फोकस के बीच में रखूंगा 2 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही दिखेगा, तो कितना बड़ा दिखेगा ये क्लियर बताएगा, वो रेटिना को अपने को दिखेगा। तो मैं इसको क्या बोलता हूं, देखिए मैं ऊपर को बोलता हूं बीटा, इसको बोलता हूं अल्फा, और इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, कैपिटल एम से। इसको मैं लेंस का मैग्निफिकेशन बोलूं या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलूं, बातें सिमिलर हैं। तो इस बात को हमें समझना है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द लेंस। लेंस के वजह से जो इमेज फॉर्म हुआ है उसको मैं देखूं, जो मेरे आईज पर एंगल फॉर्म होगा जिसको मैंने किससे डिनोट किया, बीटा से। और जब मैं लेंस को हटा दूं और सिंपली आंखों से देखूं उस ऑब्जेक्ट को, तब कुछ रेज आएंगी हमारी आंखों पे, कब कितना एंगल फॉर्म हुआ वो मेरे को बताता है अल्फा। बात क्लियर है क्या? इन दोनों का ही रेशियो मुझे बताएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, कि वो लेंस कितना मैग्नीफाई कर रहा है। क्लियर? तो इनमें सबसे पहले तो मैं ऐसे बोलूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप का मतलब छोटी चीजों को देखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्लियर? तो मुझे पता है कि लेंस जो मेरा अगर सिंपल लेंस है, अगर कोई भी थीन लेंस है जिसका फोकल लेंथ थीन है, ठीक है, वो भी मैं अगर इस्तेमाल करता हूं और पोल और फोकस के बीच में रखता हूं तो क्या होगा, मेरे को वो सबसे बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बातें करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब समझ में आया होगा, मैंने बताया। अब इसके डायग्राम की बातें करते हैं। देखिए कैसे ये काम करता है। जैसे देखिए ये मैंने एक लेंस बनाया आपको, क्लियर, और मैं इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूं। ये अपना इसका प्रिंसिपल एक्सिस,
ये इसका फोकस, ये इधर का फोकस, ये इसका 2f और इधर के इनके 2f। ये हमने कैसा लेंस लिया? थीन लेंस लिया। कैसा लेंस लिया? थीन लेंस। क्लियर है बातें? अब देखिए, अगर मैं अभी मैंने बताया ये इसका पोल, क्या मानता हूं इसको मैं? इसका पोल। ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। चूंकि मैं आइज से देखूंगा इसीलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं? आई पीस लेंस बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? आई पीस लेंस। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अब मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, कहां रखूंगा? पोल और फोकस के बीच में। मैं ऐसे रखा, पोल और फोकस के बीच में। तो एक रेज कहां से जाएगी? ये फोकस से पास हो गई। एक मैं ऑप्टिकल सेंटर से भेज देता हूं ऐसे, तो मुझे पता है ये रेज कहां मिलेंगी? पीछे ही कहीं मिलेंगी। तो ये इनका जो इमेज फॉर्म हुआ, इसको मैं क्या बोल देता हूं? अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को ए डैश बी डैश बोल दूं, तो यहां पे जो इमेज मेरा फॉर्म हुआ, सिंपल ए बी बोल देता हूं मैं, इसको मैं बी बोल देता हूं। तो यहां पे जो मेरा इमेज फॉर्म हुआ ये ए डैश बी डैश। क्लियर है बातें? और आपकी आंखें कुछ यहां पे होंगी ऐसे, यहां से आप इसको देखोगे तो मतलब यहां से देखो चाहे यहां से देखो, बातें सिमिलर है। अच्छा, आप समझिए कि अगर मैं आपको बोलूं ये जो एंगल फॉर्म हुआ वो बीटा है, कितना है? मैंने क्या बताया इसके पहले? जस्ट विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज इज नोन एज बीटा। वही एंगल क्या है? हमारे लिए बीटा है। अच्छा ठीक है, क्लियर है बातें? आप समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा मेरे लिए, तो मैं क्या करूंगा? इस लेंस को हटा दूं। लेंस को हटाने के बाद सीधे ऑब्जेक्ट को देखूं। मतलब कैसे देखना है? देखिए ऐसे, ये अपना ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट ए और बी, और ये अपनी आंखें जिसमें ये लेंस लगा हुआ। तो मैं ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देता हूं जिसको हमने ए और बी बोल दिया। तो क्या होगा? ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये ऐसे फॉर्म होगा। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? अल्फा होगा। या ये बोलो आप, ये जो एंगल है वो क्या है? अल्फा। मतलब क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट आइज व्हेन इट इज केप्ट एट डिस्टेंस कैपिटल डी। तो अल्फा को मैं क्या लिखूंगा? देखिए, अच्छा अगर मैं अब अल्फा की बातें करता हूं, हमने जैसे बातें बोला, तो tan अल्फा लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? tan अल्फा क्या लिखूंगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। बातें समझ में आ रही है? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर पे आएगा तो बहुत छोटा एंगल फॉर्म करेगा। तो क्या मैं tan अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अल्फा ले सकता हूं क्या? क्योंकि बहुत छोटे छोटे एंगल फॉर्म करेंगे। तो क्या अब अल्फा की वैल्यू क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। देखिए, तो ये विद नेक्ड आइज, विद नेक्ड आइज। क्लियर? अब बीटा की बातें हमने कब किया? बीटा की बातें हमने क्या किया? फाइनल इमेज के द्वारा जितना फॉर्म होगा वो। तो मैं बीटा की जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो देखिए ऐसे लिखूंगा क्या? tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश डिवाइडेड बाई इमेज, या मैं लिखूं ए बी डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी इमेज डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये यहां से यहां तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे तो ए बी डिवाइडेड बाई यू लिख सकता हूं क्या मैं? क्योंकि सेम वही बातें, ये जो रेज है किसके लिए होती है? बहुत छोटी रेज के लिए होंगी। तो tan बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan बीटा
कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली बीटा। पैरेक्सियल रेज की बातें हम लोग करते हैं, बहुत छोटी छोटी रेज की बातें करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो बहुत पास से गुजरे, तो tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटन एज बीटा। तो बीटा की वैल्यू अब मेरे लिए क्या हो गई, ये। तो अगर मैं इस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन लिखूं तो क्या आप ये लिखोगे क्या? देखिए इसको मैं चलिए, वैसे हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं तो सीधे कैलकुलेशन करते हैं। ये सारी बातें वही वाली थी, कैलकुलेशन की बातें करते हैं। देखिए मैग्निफिकेशंस क्या लिखेंगे हम, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से। क्या लिखेंगे, बीटा बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू कितनी, इस इक्वेशन को देखें आप, बीटा की वैल्यू कितनी, इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं 1 और अल्फा वाले इक्वेशन को बोल देता हूं मैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी रिटन एज ए बी बाई बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी, यू ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं क्या, बातें सेम है। और अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। देखिए तो क्या ये बातें समझ में आई क्या? देखो तो मैं क्या इनको डिवीजन कर दूं, कट कर दूं, ए बी गए, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल यू नोट। अच्छा अभी के लिए एक ही लेंस है तो कई जगह आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जा सकता है या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है यूई, आई पीस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों बातों का मतलब सेम है, क्योंकि एक ही लेंस है तो आप उसको आई पीस बोलो चाहे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलो अभी के लिए, ठीक है। तो मेरा जो मैग्निफिकेशन आया बाई द लेंस, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कैपिटल डी बाई यू ई। क्लियर है क्या ये बातें? यही आपके सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है। सिंपल डेरिवेशन समझ में आया? देखिए आपको एक बार फिर से डेरिवेशन को देख लो आप। हमने क्या बोला, मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, विजुअल एंगल सबटेटेड बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेटेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट डिस्टेंस d विद नेक्ड आइज। क्लियर है क्या? देखिए बीटा बाई अल्फा, थीन लेंसेज की हमने पहले बातें कर लिया, वर्किंग हमने पहले ही बता दिया आपको। तो डी बाई यू। अब ये सवाल है कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो उनकी वजह से जो मैग्निफिकेशन हुआ उनका ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। क्लियर है? अब मैं ये चाहता हूं कि क्या इसके बियॉन्ड भी मैं कुछ कर सकता हूं क्या, जो मुझे इमेज दिख रहा है। अगर आप सोचो, मैं आपको बताऊं कि जो भी इमेज फॉर्म हुआ है लेंस के द्वारा, अब आप लेंस के पीछे से ही देखोगे। अच्छा ठीक है, जब आप लेंस के पीछे से देखोगे तो अगर क्या इमेज डिस्टेंस हमारी आइज से मेंटेन की जाए और वो भी मिनिमम पे लाई जाए जो हमें क्लियर दिखे, तो क्या उसको भी मैं बड़ा बना सकता हूं क्या? क्या मेरी बात समझ में? मैं क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूं कि जब किसी थीन लेंस की वजह से, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, आई पीस लेंस की वजह से इस केस के लिए जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है गिवन ऑब्जेक्ट का वो लार्ज फॉर्म हुआ है, तो हमें बड़ा सा इमेज दिख गया। अब मैं ये सोचता हूँ क्या मैं इसमें भी और कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ क्या, ताकि मुझे और बड़ा दिखे। तो मुझे ये पता है कि इमेज कितना दूर रखा गया मुझे अभी ये पता नहीं है, लेकिन जो इमेज फॉर्म हुआ है अगर वो इमेज किसी भी तरीके से मैनेज करके लेंस को 25 सेंटीमीटर पे ला दिया जाए तो मुझे ये पता है कि मुझे वो उससे बड़ा दिखेगा जो इमेज फॉर्म हुआ है, मतलब मैग्नीफाइंग दिखेगा 25 सेंटीमीटर पे। अगर मुझे रिलैक्स आई से देखना है कि नॉर्मल ठीक है जो भी कुछ फॉर्म हुआ है एकदम नॉर्मल आई से देखना है, तो मुझे क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो इमेज फॉर्म हुआ है उसको कहाँ रखना पड़ेगा, अनंत पे, कोई टेंशन नहीं अपने को, फिर भी मैं देख सकता हूँ। क्लियर है क्या मैं जो बातें बोला आपको समझ में आई? मैं ये चाहता हूँ कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो मुझे और बड़ा दिखे। तो मुझे अभी हम लोगों ने सीखा कि हम खुली आंखों से मिनिमम कितना डिस्टेंस देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं, तब मुझे सबसे बड़ा दिखेगा।
तो मुझे ये बात समझ में आई कि जो इमेज फॉर्म हुआ है उसको मैं ऐसा मैनेज करूं कि 25 सेंटीमीटर पे लेके आऊं। जब मैं 25 सेंटीमीटर पे लेके आऊंगा तो मुझे सबसे बड़ा दिखेगा वो। तो हम इस केस को अब दो तरीके से सीखते हैं। देखिए, ये जो हमने अभी मैग्निफिकेशन सीखा, हमने सीखा बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई यू ई। अब इसके दो केसेस, क्या केस है? पहला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? क्लियर? अच्छा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का क्या मतलब? मैं आपको क्या बताया, व्हेन v इज इक्वल टू कैपिटल डी, u इज इक्वल टू जो जहां पे रखा गया उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो फोकस है वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस या ऑब्जेक्टिव लेंस सभी के लिए दोनों सेम है। विद साइन कन्वेंशन की बातें करने हैं तो मुझे पता है कि कोई भी साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस इस डायरेक्शन में, रेज के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, रेज का अपोजिट है तो नेगेटिव। अगर हम इस केस के लिए बातें करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए, v की वैल्यू को क्या लिखूंगा मैं? क्या माइनस डी, क्योंकि सेम साइड फॉर्म हुआ है। u e की वैल्यू क्या होगी? माइनस यू, फोकस का क्या होगा? प्लस। तो मैं क्या चाहता हूं, जब ये कंडीशन होगी तो जो अपना मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। तो देखिए, रखते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। आप सॉल्व करो, बताएं जल्दी से। तो मैं क्या रखूंगा? देखिए, 1 बाई वी की वैल्यू क्या? माइनस डी। वी की वैल्यू कितनी? माइनस डी। माइनस 1 बाई यू ई, वो भी क्या? माइनस के साथ, इज इक्वल टू 1 बाई एफ। देखो तो आप जल्दी से, क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे? और ये माइनस 1 बाई डी, हमें क्या चाहिए? 1 बाई यू ई की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 1 बाई यू ई की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको उधर भेज देता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई कैपिटल डी। देखो अब तो, क्या ये बात समझ में आती है क्या? तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अच्छा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब? एट 25 सेंटीमीटर। तो ये कैसा दिखेगा? आपकी आंखों में स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन आईज के साथ देख पाओगे इसको। आप ज्यादा लंबे समय तक आप इसको देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत ऐसे करके आप कोई चीज को ज्यादा लंबी दूरी तक या लंबे समय तक नहीं देख सकते। तो ये है अपना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। कब है ये मैक्सिमम? अच्छा, कितनी है वैल्यू? रखते हैं इस वैल्यू को कहाँ रखना अपने को? देखिए, इसमें रखिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? क्या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैपिटल M इज इक्वल टू डी। 1 बाई यू की वैल्यू हमने कितना निकाला? 1 बाई यू ई की वैल्यू बताइए जल्दी। 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। देखिए तो इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस डी बाई एफ ई। इट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्लियर है बातें? अच्छा, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना? कैपिटल एम कितना? डी बाई यू ई। तो हमें क्या निकालना है इसका? मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम या मैग्निफिकेशन, या मैं क्या बोलूं इसको? रिलैक्स्ड आईज के साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे रिलैक्स कब दिखता है? जो वो बहुत दूर पे हो, अनंत पे हो, तो मुझे कैसा दिखता है? वो रिलैक्स दिखता है। तो क्या मैं अपने जो इमेज फॉर्म हुआ उसको कहाँ रख दूं? इनफाइनाइट पे। देखिए, v को क्या रख दूं मैं? इनफाइनाइट पे माइनस में, और u को क्या? उसको मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकते। f को क्या? इसमें भी मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता, वही होगा। तो मैं सॉल्व करूंगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। विद साइन कन्वेंशन आप रखोगे तो ये 1 बाई इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, जीरो ही आना है। 1 बाई यू, ये माइनस 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। तो 1 बाई यू ई की वैल्यू कितनी आई? 1 बाई एफ ई। देखिए तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी? मिनिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना? मिनिमम मैग्निफिकेशन या रिलैक्स्ड आईज तो कितना होगा? देखें तो मैं क्या लिखूंगा? d डिवाइडेड बाई एफ ई।
क्योंकि 1/u की वैल्यू कितनी, 1/fe। ये क्या है, मैग्निफिकेशंस विद रिलैक्स्ड आईज। क्या सिंपल माइक्रोस्कोप की बात समझ में आई? क्योंकि ये समझ में आ गया तो बाकी सब आसान सा है, क्योंकि इसी से लिंक था सब कुछ। क्लियर है क्या ये बात है? आप देखो जल्दी से देखें तो समरी क्या है अपने पास, कि मेरे पास ये नॉर्मल जनरल मैग्निफिकेशन आया सिंपल माइक्रोस्कोप का। क्लियर? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था, ये सिंपल एक लेंस होता है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो अपना सिंपल माइक्रोस्कोप का आया, या सिंपल माइक्रोस्कोप का हमने दो चीजें पढ़ा, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम हमने कितना पढ़ा, 1+d/fe, और मिनिमम हमने कितना पढ़ा, मिनिमम हमने कितना पढ़ा, देखिए d/fe। ये हमने पढ़ा। अगर आप दोनों फॉर्मूलों को ऑब्जर्व करोगे तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मुझे किसी भी इस लेंस का मैग्निफिकेशंस को मैनेज करना है तो d तो सब में कांस्टेंट है, दोनों में है, 1 भी कांस्टेंट है, तो जो चेंज कर सकते हो क्या है, फोकल लेंथ। इसका मतलब जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन, जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा ये क्वांटिटी। इसका मतलब अगर मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मैनेज करना होगा तो f शुड बी डिक्रीजेज, मैग्निफिकेशन शुड बी इंक्रीजेज, बट वी हैव द लिमिटेशंस टू डिक्रीज द फोकल लेंथ। एक लिमिट के बाद मैं इस फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग इशू होगा। मैन्युफैक्चरिंग इशू क्या, क्योंकि किसी भी लेंस को आप बहुत ज्यादा पतला फॉर्म नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। तो जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आप इससे रिसीव कर सकते हो ना, वो है 9 टाइम्स। कितना, 9 टाइम्स आप मैग्निफिकेशन कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा देखना है, तो आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तब हम एक नए माइक्रोस्कोप की जुगाड़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें 1 से 2 से ज्यादा लेंसेज की जरूरत पड़ती है या 2 लेंसेज की जरूरत पड़ती है, जहां पर हम उनको यूज करते हैं। तो वहां पे हम अब 2 लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे। अब उस चीज को हम देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। जैसा कि लिखा हुआ है क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लेंसेज नोन एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या मतलब, छोटी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चाहिए। तो अब किसी भी छोटी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब आपको चाहिए तो छोटा लेंस चाहिए उस ऑब्जेक्ट से रेज आने के लिए। अब मुझे देखना है तो मुझे थोड़ा बड़ा लेंस चाहिए ताकि मैं और क्लियर देख सकूं, क्योंकि छोटे रेज से सभी रेज आ जाएंगे तो भी अपने को क्लियर इमेज बन सकता है। तो हमें यहाँ पर कितने की जरूरत पड़ती है, देखिए मैं अब इसकी बातें करता हूं। 2 रेज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मुझे कितने रेज की जरूरत पड़ती है, 2 लेंसेज की जरूरत पड़ती है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हम बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं, आई पीस लेंस। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा, मैं बोल देता हूँ कहीं भी, यहाँ पे रखा है, तो ये इसका ऐसे जाएगा रेज और ये फोकस ऐसे बेंड करेगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से मैं ऐसे भेज देता हूँ। क्लियर है क्या? अच्छा, ये इसका फोकस, इधर मैं इनको ऐसे बोल देता हूँ, फोकस और कर्वेचर के बीच में रखे गए हैं 2f, ऐसे कुछ बोल देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ आपको, ये इसको मैं a बोलता हूँ, इसको मैं b बोल देता हूँ। क्या ये बात समझ में आई क्या? देखिए, तो अब जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, a' और इसको क्या बोलता हूँ, b'। अब मुझे इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो ये इमेज फॉर्म हुआ है, इस लेंस से बड़ा ही होगा क्योंकि हमने कर्वेचर के बाद रखा है, पहली बात तो। लेकिन अभी जो हमें यहाँ पे इमेज मिला है वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज। क्लियर है क्या ये बात? लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे और बड़ा मिले, तो हमने दूसरा लेंस यूज किया है, आई पीस लेंस। देखिए आई पीस कैसे काम करेगा। क्या यहां से मैं एक रेज ऐसे भेज दूं, बहुत सारी रेज निकलेंगी, मैं ऐसे ही बोल रहा यहां से, और एक रेज को मैं ऐसे भेज देता हूं,
देखिए, और मुझे पता है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा प्लेस करूंगा कि इस लेंस के पोल और फोकस के बीच में पड़े। ये इसका पोल, ये इसका पोल, तो ये मैं क्या बोला, ये एफ ही मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। किसका? आई पीस के फोकल लेंथ का। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में पड़ेगा तो बड़ा बनता है, और बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा इस लेंस के लिए जैसा हमें मिलेगा, और वर्चुअल होगा। तो कहीं ना कहीं ये पीछे मिलेगा। मैं ऐसे मिला देता हूं इसको पीछे, ये अपना ऐसे, और मैं ऐसे बोल देता हूं। तो ये बोल देता हूं क्या, बी डैश का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्या, ए डबल डैश का फॉर्मेशन हुआ। बी डबल डैश और ए डबल डैश, ये हमारा फाइनल इमेज है। ये क्या हमारा फाइनल इमेज। तो हमने अभी मैग्निफिकेशन को क्या सीखा, बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है, फाइनल इमेज के द्वारा लेंस पे या आई से, ये हमारी यहाँ पे आईज होंगी, ऐसे कितना एंगल फॉर्म होगा, जिसको मैं क्या बोल देता हूं, ये बीटा। क्लियर है क्या बातें? देखिए अब कितना एंगल फॉर्म हुआ है वो मुझे बताएगा बीटा की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू लिखें, किसकी वैल्यू, tan बीटा, मैं अगले पेज का इस्तेमाल कर देता हूं। अच्छा, अब अल्फा की वैल्यू बोला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू के लिए सिंपल सी बात है क्या, कि हम उस ऑब्जेक्ट को खुली आंखों से देखो कितनी दूरी पे है और हमारा कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर हाइट उसका कितना है और मेरी आंखों से बेस से कितना दूर है। सिंपल। तो क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं, tan बीटा के वैल्यू को क्या मैं इमेज से, आप देखिए, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी बीटा इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश पी, क्या दोनों के लिए सिमिलर ट्रायंगल है क्या, बी बीटा बी एंगल होगा। तो क्या मैं बीटा की वैल्यू को ऐसा लिख दूं क्या, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई। अब देखिए, अब मुझे ये पता है क्या बातें हमें और सीखनी है। ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, अच्छा इसको हमने क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये देखिए अब बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर। अच्छा, यहां से ये VO बोल सकता हूं क्या मैं, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, ये जो है इसको क्या मैं UE बोल सकता हूं क्या, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस लेंस। ये यहां से जो दूरी है यहां से जो दूरी है, आप देखिए, क्या मैं BE बोल सकता हूं क्या, मतलब क्या, फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई। क्लियर है क्या ये बातें, अब समझते हैं। क्या मैं tan बीटा की वैल्यू को ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई UE लिख सकता हूं क्या, देखिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, UE। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, क्लियर है बातें। अब देखिए, अच्छा अब हमने, अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन की बात करूं, जिसको मैं MO बोलता है, किसका, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, तो मुझे हमने क्या सिखाया, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हाइट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऐसा लिख सकते हैं विद साइन कन्वेंशन। हमने इसके पहले यही सीखा था, विद साइन कन्वेंशन। क्लियर है क्या, देखिए, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट BO बाई UO माइनस, क्यों माइनस मैंने लगाया, देखो ये ऊपर को मैनेजमेंट को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, नीचे को हम अगर मेजरमेंट करेंगे तो क्या लिखते हैं, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ द इमेज जो है नेगेटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, BO रेज के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और इधर क्या है, UO क्या है, नेगेटिव। तो देखिए, इसलिए हमने क्या लगाया, BO को पॉजिटिव, UO को क्या लिखा, नेगेटिव, और हाइट ऑफ द इमेज को नेगेटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या लिखा, पॉजिटिव। तो दोनों चीजें कट जाएंगी, इनका कोई मतलब है नहीं, तो ये अपने पास एक इक्वेशन बना। ठीक है क्या, अब देखिए A डैश B डैश है क्या, A डैश B डैश को क्या HI ही A डैश B डैश है क्या, देखिए ये A डैश B डैश किसका, मैं HI इसको बोलता हूं। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्या,
ए डैश बी डैश को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए तो क्या ये बातें समझ में है? तो क्या बीटा की वैल्यू tan बीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इनको, देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनटू ये क्या यूई की वैल्यू इनटू 1/ue। बातें कोई कंफ्यूजन वाली है तो आप देखो, क्लियर है बातें। अब अल्फा की वैल्यू, व्हाट इज द अल्फा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द नेक्ड आई, तो सीधे सीधे मुझे क्या लिखना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, ये क्या होगा अल्फा। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, बीटा बाई अल्फा। तो बीटा की वैल्यू कितनी, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, इसको मैं 4 बोल देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मैं बोल दूंगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू बी ओ बाई यू ओ इंटू डिवाइडेड में एच नॉट इंटू डी। देखिए तो ये ऐसे, ये और ये गए, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ गलती हुआ है, सॉरी 1/ue यहाँ बचा है, 1/ue भी तो बचा हुआ था, हमने उसको लिखा नहीं। ये क्लियर है बातें। तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या हमारे पास अब जो मैग्निफिकेशन आया, अब जो हमारे पास मैग्निफिकेशन आया, वर्किंग की हमने बातें कर ली तो उसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं, ये सभी हमने बातें आपको बता दिया है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू, इस पेज पे ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा तो मैं, देखिए समरी की बात कर लेते हैं सीधे सीधे। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आया है मैग्निफिकेशंस की वैल्यू, वो कितना आया है, VO UO इंटू डी बाई UE। क्या ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है क्या, और क्या ये आपको याद है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप का याद है ME डी बाई UE आया था, तो इसको क्या मैं ME लिख सकता हूं क्या, ये अपना क्या है कैपिटल M, इट इज द मैग्निफिकेशन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये है कि यदि कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिनमें हमें पता है कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक क्या होता है आई पीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस उसको बोलते हैं जहां से हमें ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जिससे हमें देखना होता है उसको हम क्या बोलते हैं आई पीस लेंस बोलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव को छोटा रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव को क्या रखा जाता है छोटा, देखिए ये हमने क्या बनाया स्मॉल, स्मॉल लेंस, और ये क्या लार्ज। क्यों, क्योंकि मुझे छोटे ऑब्जेक्ट को देखना होता है इसलिए उनके लिए छोटे के लिए यूज किया जाता है, और ये हमें उससे बड़ा इमेज फॉर्म करना है इसलिए हम क्या फॉर्म करते हैं आई पीस को बड़ा रखते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा रेंज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एकदम माइक्रोस्कोप के लेवल का ऑब्जेक्ट है, तो वहां से बहुत छोटी सी रेंज नहीं, मतलब उनसे बहुत ज्यादा रेंज आएंगे तो अपना ये छोटा लेंस भी कवर कर लेगा सबको, इसलिए हम उनको कैसा इस्तेमाल करते हैं स्मॉल लेंस। क्लियर है बातें। ठीक, ये अब इसमें भी वही सवाल, मैक्सिमम मीन्स स्ट्रेन्ड आई, दूसरा कंडीशन ये पास, दूसरी कंडीशन क्या है मिनिमम मीन्स क्या रिलैक्स्ड आई। क्लियर है। अगर आप इनको ऑब्जर्व करो तो क्या आप ऑब्जेक्टिव लेंस में कोई चेंजेस कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हो। आप किसको एडजस्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो आई पीस को, जो हमारी आंखों के पास है मैं उसको आगे पीछे कर सकता हूं, उसको आगे पीछे करने के बाद ही मैं
जो इमेज फॉर्म हुआ है, अगर मैं उसको सबसे बड़ा देखना चाहता हूं तो मुझे बात क्लियर है, पीछे हमने बातें की है कि वो कहां पे रखा जाना चाहिए, इमेज डी पे, कैपिटल डी पे रखा जाए, मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जाए हमारे क्लियर विजन्स के लिए, तो सबसे बड़ा दिखेगा। तो ये मैक्सिमम कब, ये मेरे को मैक्सिमम कब होगा, एट कैपिटल डी, क्लियर है। और ये कब, एट इंफिनिटी। कौन, इमेज, किसके द्वारा, आई पीस के द्वारा। कौन, इमेज, किसके द्वारा, आई पीस लेंस के द्वारा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्टिव में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं किसमें, आई पीस वाले लेंस में। तो आई पीस का मैक्सिमम हमको तो पता है, अगर आपको नहीं पता तो सेम वही वैल्यू रखोगे। कैसे, बी कहाँ होना चाहिए, माइनस डी पे, बी कहाँ होना चाहिए, माइनस डी पे, यू कहाँ होना चाहिए, जहां पे पहले से था यू ई, और एफ कितना होगा, वही सेम बात है, एफ ही, वही चीजें होंगी। यहाँ के लिए भी क्या लिखोगे आप, v कहाँ होना चाहिए, इंफिनिटी पे होना चाहिए, u कहाँ होना चाहिए, जहां से पहले से था, इसको कहा ue, ठीक है क्या। अच्छा, तो f कितना, सेम f ही। आप सॉल्व करोगे लेंस फॉर्मूला को यूज करके, तो देखो मैं सीधे लिखता हूं, d बाई यू की वैल्यू कितनी हमने मैक्सिमम सीखी है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम कितना, 1 प्लस डी बाई एफ ही। देखिए 1 प्लस डी बाई एफ ही, मैक्सिमम कितना, 1 प्लस डी बाई एफ ई, किसके द्वारा, एम ई के द्वारा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना लिखूंगा, बी ओ बाई यू ओ इन ब्रैकेट 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है क्या? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ड्यू टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्यू टू द ये क्या है अपना, मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आइज। क्लियर, मिनिमम कितना देखिए जल्दी से, मिनिमम ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मैं कितना लिखूंगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कर किस में सकता हूं, आई पीस में। अच्छा, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मुझे रिलैक्स इमेज दिखे तो इनफाइनाइट पे होना चाहिए। तो कोई भी इमेज इनफाइनाइट पे कब बनता था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, फोकस पे। तो देखो यूई की जगह मैंने क्या रख दिया, एफ, सिंपल। बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब दो छोटे से न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बातें करते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ो और देखो, पॉज करके आप सॉल्व करना, रोक करके आप सॉल्व करना। देखो मैं आपको सीधे हिंट करता हूं, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप तरह यूज किया गया है, एंड डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो उन्होंने कैपिटल डी की वैल्यू डिसाइड की कितना, 25 सेंटीमीटर नहीं, ये कितना दिया उन्होंने, 30 सेंटीमीटर। तो मैं कितना लूंगा, 30 सेंटीमीटर। जो हमने रट्टा लगाया वो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वही हो। क्लियर है क्या? तो मैं क्या लिखूंगा, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, फिर बोला गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर, कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला सीखा है, 1 प्लस डी बाई एफ ई, जो हमें लेंस का दे रखा है। तो 1 डी की वैल्यू कितना, 30, एफ ई की वैल्यू कितना, 3, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए बताइए जल्दी, +11 +11 सिंपल माइक्रोस्कोप का। क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात जो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं और वो ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो B बाई O को जब आप रखोगे, ये जो लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्म हुआ, इन्वर्टेड फॉर्म हुआ। कैसा फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड। तो जो मेरा साइन कन्वेंशन अगर मैं कंसीडर करूंगा, तो ये जो वैल्यू मेरे को मिलेगा, ये जो वैल्यू मेरे को मिलेगा मैग्निफिकेशन का, देखिए आप B बाई O
क्या मैं माइनस साइन के साथ रखूंगा क्या? नेगेटिव मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें किया हूं अभी, इसलिए मैं इसको आपसे डिस्कस नहीं किया। बट मन मस्तिष्क में, मन मंदिर में हमेशा बसा होना चाहिए कि जब ये इमेज फॉर्म हुआ है तो उल्टा फॉर्म हुआ है, आई पीस से नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो वो टोटल जो मेरा मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमेशा दिमाग में बसा होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यदि 2 लेंस यूज करते हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ, अगर आप फुल लेंथ का यूज करोगे, एक और लेंस इस्तेमाल करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस बात में बसी होनी चाहिए कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बातें की, इसलिए हम उसकी बातों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं किए। क्लियर है क्या? ये सवाल समझ में आया? दूसरा सवाल देखिए। दूसरा देखिए, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्नीफाइंग पावर 30 दे रखा है। पावर कितना दिया है? मैग्नीफाइंग कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दी गई हमको? 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सिर्फ विदाउट रेशियो, सॉरी विदाउट यूनिट, रेशियो तो है ही वो। और आई पीस का एफ ई की वैल्यू कितनी दी गई? 5 सेंटीमीटर बताया गया। क्लियर? Assuming that the final image to be the least distance of the distinct vision, मतलब जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है VE वो कितना हो? कैपिटल D पे हो। अच्छा, कैपिटल D पे फॉर्म होने का मतलब क्या है कि मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चाहिए। कैपिटल D पे तभी तो फॉर्म होता था। तो क्या इसका मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं? देखिए सीधे मैं बताता हूं आपको। मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला था? VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FE। हमने पहले ही बताया था कंपाउंड है तो नेगेटिव होगा। अपने मन में ये बसा होना चाहिए, जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सवाल के बेस पे जो अपने पास आई पीस है उसका मैग्निफिकेशन मैं निकाल सकता हूं सीधे। तो क्या मैं इनको ऐसा लिखूंगा कि 1 प्लस D की वैल्यू कितनी? 25 सेंटीमीटर और FE की वैल्यू कितनी? 5 सेंटीमीटर। देखिए, और ये VO बाई UO बचा रहेगा। और मैग्निफिकेशन कितना? हमें कितना दिया गया था? -30। देखिए बताइए, तो ये कितना हो जाएगा? 5, 6। तो VO बाई UO को क्या मैं लिख सकता हूं? ऐसे बोल दूं, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू 1 प्लस 5, सीधे काटने के बाद 5 आए, ठीक, इज इक्वल टू -30। तो क्या MO की वैल्यू 6 -5 आएगी क्या? देखिए तो -5। तो कौन सा आंसर सही है? माइनस कौन सा है अपने पास? ये सही है। इसके पहले वाला कौन सा सही था? इसमें +11 वाला। ठीक है, हमसे सवाल समझ में आया? ऑब्जेक्टिव लेंस का पूछा गया था तो -5। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब हमारे पास लास्ट पार्ट इस पूरे सेशन का, टेलीस्कोप। अगर आप टेलीस्कोप की बातें करो, अगर कभी नाम सुना हो आपने टेलीस्कोप के बारे में, तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि जो साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट या टेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। गैलीलियो टेलीस्कोप का आपने बहुत पहले नाम सुना होगा कहीं अगर तो टेलीस्कोप क्या है? किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, जो बहुत दूर हो, को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर और लार्ज देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेलीस्कोप का। हमारे सिलेबस में जो हमें जरूरी है वो सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को पढ़ना है। तो इसमें बहुत ज्यादा मैं डिस्कवर के बारे में नहीं बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन और मिरर का भी होता है, तो हम सीधे बातें करते हैं रिफ्रैक्शंस की। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप होता है, डेफिनेशंस आप देख लो, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू व्यू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर एंड लार्ज। इफ यू वांट टू लुक द प्लैनेट्स यू कैन यूज द टेलीस्कोप। दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर और बड़ा देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं?
टेलीस्कोप। ये बिल्कुल उल्टा है किसका? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप किसके लिए इस्तेमाल करता था? छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते थे। हम टेलीस्कोप किसके लिए? दूर के ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बातें? अब देखिए, हम सीधे इसके मैग्निफिकेशन डायग्राम की बातें करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो मुझे बड़ा लेंस चाहिए, क्योंकि वहां से आने वाली सभी रेज आए तभी मुझे ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर फॉर्म होगा। तो मुझे बड़ा इमेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इनको देखिए, ये बड़ा इमेज फॉर्म किया हमने, ठीक है। दूसरा, इसको मैं नाम देता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको मैं नाम देता हूं आई पीस लेंस। मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बनाता हूं, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस। चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जिसका मैं नाम ए और बी बोल देता हूं, तो यहां से जो रेज गुजरेंगी वो सब पैरेलल ही होंगी। क्लियर? और हमने ये सीख रखा है कि कभी भी जब कभी भी इनफाइनाइट से रेज आए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस को कट करेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो के एक दूसरे के पैरेलल हो, कैसा बोला हमने? एक दूसरे के पैरेलल हो तो फोकल प्लेन से पास करती हैं। तो व्हाट इज द फोकल प्लेन? पहला सवाल ये होता है। फोकल प्लेन का मतलब होता है ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है यहाँ पे, मैं बताता हूं क्या फोकल प्लेन क्या मतलब होता है। फोकल प्लेन का, अ प्लेन पासिंग थ्रू focus and perpendicular to principal axis, PA principal axis। ये अपना पोल 1, ये अपना पोल 2। क्लियर? अब मुझे ये बात समझ में आई कि यहां से रेज जो आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? इनफाइनाइट से। तो मैं एक ऐसे भेज देता हूं इनफाइनाइट से, एक रेज ऐसे आई जो ऐसे बेंड करती है। ये प्लेस जो होगा, ये जो प्लेस होगा, ये क्या है? अपना फोकस। किसका? ऑब्जेक्टिव का। और कहां से ये कहां पे फॉर्म होती है? अभी हमने डिस्कस किया। अगर मैं इसको ए और बी बोला हूं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ए डैश, और ये क्या हो जाएगा? बी डैश। क्या ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? क्या फोकस पे नहीं बनाया हमने, कहां बनाया है? फोकल प्लेन पे। ये जगह क्या है? ये फोकल प्लेन। क्या बातें समझ में आई क्या? देखिए अब जल्दी। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म हुआ है, दूर के ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म हुआ है, ये आई पीस के पोल और फोकस के बीच में चाहिए। कहां चाहिए? पोल और फोकस के बीच में। तो मैं इनको क्या करता हूं, ये अपना बनाता हूं एफ ई, और ये पोल, और यहां से कुछ रेज को मैं भेज देता हूं। ये देखिए, ऐसे जो कहां से जाएंगी? एफ ई। और एक रेज को मैं भेज देता हूं ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऐसे, और यहां पे अपनी आईज होंगी जिनको देखेंगे। देखिए, ये जो है क्या है? लार्जर लेंस, और ये जो है क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव लेंस ओनली। बहुत छोटा नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है? अब देखिए, मुझे पता है कि ये दोनों रेज कहां मिलेंगी? कहीं इधर मिलेंगी।
मैं ऐसे बदल देता हूं, और इसको, ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, इसको मैं बोल देता हूं बी डबल डैश और इसको बोल देता हूं ए डैश। देखिए ए डबल डैश। अगेन मैग्निफिकेशन की वही कहानियां, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज and it is the ratio of the visual angle subtended by the final image and visual angle subtended by the object when it is kept at a distance d। क्या ये बात बोलूं मैं? क्या आप सोचो, ये बात बोलूं क्या? आप नहीं, इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो हम बोला करते थे कहां पे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हम क्या बोला करते थे, बीटा बाई अल्फा, और यहां पे बोलते थे विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। ये बात तो वैसे ही सही है, बट अल्फा की वैल्यू के लिए हम क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस डी बोला करते थे। क्या ये अब नहीं बोलना है? क्यों? क्योंकि क्या अर्थ को, सॉरी, क्या हम सन को या हम मून को देख रहे हैं या किसी भी टेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या डी पे रखा है? क्या नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ओनली, नथिंग। क्लियर है क्या बात है? आप समझो। मैग्निफिकेशन क्लियर हुआ तो मुझे बीटा बाई अल्फा चाहिए। अब देखते हैं इस ट्रायंगल से, अब ये एंगल अल्फा बोल देता हूं तो ये भी अल्फा होगा क्या, और मैं इसको बीटा बोल देता हूं। तो अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू लिखूंगा तो मैं क्या ऐसे लिखूं? क्या अब तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरे को पता होता तो है नहीं यहां से, तो मैं ये अल्फा यहां इसका हेल्प लूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ये वाली दूरी कितनी, आप सोचो, बताओ जल्दी। ये ऑब्जेक्ट की लेंस से कहां पे इमेज फॉर्म हुआ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वी ओ, जो किसके बराबर है, एफ ओ के बराबर। किसके बराबर है, एफ ओ के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ ओ। क्या ये बात समझ में आई क्या अल्फा की वैल्यू के लिए? देखिए बताइए जल्दी। अब देखिए दूसरा, tan बीटा को फाइंड करता हूं मैं। tan बीटा को, क्या मैं tan बीटा को क्या लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, अच्छा यहां से यहां तक की दूरी कितनी, ये इमेज ऑब्जेक्टिव है किसके लिए, आई पीस के लिए, तो क्या मैं यू ई बोलूंगा क्या, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, वीई। देखिए बताइए, तो क्या मैं इसको क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई। देखिए सोचिए, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 5 और 6 बोल देता हूं। इसको मैं इक्वेशन 5 और 6 बोल देता हूं। क्लियर? तो अब जब मैं मैग्निफिकेशन लिखूंगा, देखिए तो ऐसे लिखूंगा, क्या वर्किंग्स हमने बता दिया ऑलरेडी, कैपिटल एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा ए डैश बाई बी डैश डिवाइडेड बाई कितना था, यहां भी ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश, इसका एफ ओ, और इसका कितना था, यू ई। देखिए तो दोनों का आप काटोगे पीटोगे तो अपने पास क्या बचेगा, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हमने गलत लिख दिया है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। क्या बीटा की वैल्यू ए डैश बाई बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई था क्या, और ए डैश बाई बी डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ था अल्फा की वैल्यू। ए और बी डैश चले जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, एफ ओ बाई यू ई। इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। क्लियर? यहां भी सेम कहानी वही, क्या देखें आप, ये मैग्निफिकेशन
क्या अभी हमने पाया, एफ ओ बाई यू ई, क्या पाया हमने, एफ ओ बाई यू ई। अब अगेन जो इमेज फॉर्म हुआ है इसके दो केसेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम की कंडीशन में क्या बताया, स्ट्रेन्ड आई, क्या बताया हमने, स्ट्रेन्ड आईज। मिनिमम मतलब रिलैक्स्ड आई। क्लियर। अच्छा, मैक्सिमम के लिए सेम वही कंडीशन, क्या v की वैल्यू क्या हो, कैपिटल D पे रखी जाए माइनस में, ue की वैल्यू क्या हो, सेम ue रखा जाए, f की वैल्यू क्या हो, f ही रखा जाए। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। सभी वैल्यूज को रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1/v कहाँ पे रखा गया है, d पे, तो माइनस d हो जाएगा। माइनस 1/ue की वैल्यू कितनी, नेगेटिव साइड में, वो भी क्योंकि हम पोल के रेस के अपोजिट डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माइनस ue इज इक्वल टू 1/fe। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उसको आप उधर भेजोगे तो 1/ue की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितना हो जाएगा, 1/fe प्लस 1/d। देखो तो आप बताओ, कोई कंफ्यूजन, देखिए जल्दी। 1/ue की वैल्यू कितनी आई, हमें यही 1/u ही रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम एफ ओ बाई यू ई एफ ओ इंटू 1/ue एफ ओ। 1/ue की वैल्यू हमने कितना पाया, 1/d प्लस 1 कितना, 1/fe। देखिए तो क्लियर है बात है। तो कितना हो जाएगा, मतलब fe को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, fo बाई fe। fe कॉमन लोगे तो वहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, fe डिवाइडेड बाई d प्लस 1। ये क्या है अपना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन या स्ट्रेन्ड आई। देखिए क्लियर है। अब मिनिमम की बातें करते हैं हम लोग। मिनिमम या रिलैक्स्ड आई, कितना मैग्निफिकेशन कितना आया था अपना, एफ ओ बाई एफ ई, सॉरी एफ ओ बाई यू ई। अच्छा, सवाल वही कि इमेज कहां पे फॉर्म हो, इनफाइनाइट पे, तो अपने को कैसा दिखेगा, रिलैक्स। तो यू ई की वैल्यू तो क्या रखेंगे, यू ई। एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, या एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ई। लेंस मेकर फॉर्मूला में रखूंगा, कितना हो जाएगा ये, देखो रखो फटाफट आप, 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-1/u इज इक्वल टू 1/fe। देखिए तो 1/ue की वैल्यू कितनी, 1/fe, तो कितना हो जाएगा ये, fo बाई fe। ये क्या है आपका, मिनिमम मैग्निफिकेशन बाय द टेलीस्कोप। क्या आपको ये बातें में सब समझ में आया, आप एक बार देख लो इन सारी चीजों को फिर से। ये अपने पास क्या है, मैक्सिमम, ये क्या है, मिनिमम। अगर मैं समराइज करूं इनको तो मेरे पास जो मैक्सिमम आया, जो स्ट्रेन्ड आइज का आया, स्ट्रेन्ड बोलूं या मैं मैक्सिमम बोलूं, सभी बातें सेम है। वो कितना आया, fo बाई fe 1 प्लस fe बाई d। और जो मिनिमम आया रिलैक्स्ड आइज का आया, वो कितना आया, fo बाई
Fe. This is the magnification produced by the telescope. टेलीस्कोप की सारी कहानी आई होप आपको समझ में आई होंगी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, फॉर द नीट एंड जेई. और आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना. मैं ये जो आपको पीडीएफ को, अगर आपको इन्हें यहाँ ढंग से सुना है तो आपको बस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. मैं आपको पीडीएफ लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा. आप लिंक से जाकर इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो. मैं आपको पीडीएफ की लिंक सब शेयर कर दूंगा. क्लियर है बातें? पीडीएफ भी दे दूंगा वहां पे. आप चाहे जैसे इनको नोट करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, सब कुछ करके आप इसको एकदम कंठस्थ रखो. सीधे सीधे आपको न्यूमेरिकल्स में भी आ जाएंगे और हर बार अल्टरनेट हर ईयर पूछा ही जाता है. क्लियर? थैंक यू फॉर द वॉचिंग.